आज और कल नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होगी गृह मंत्री अमित शाह। 850 से अधिक अधिकारी करेंगे शिरकत। आज रायबरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या राम मंदिर धन गबन मामले में 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 5 सितंबर को अगली पेशी। जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा रद्द करने की मांग पर होगी बहस। गौतम बुद्ध नगर में 13 दिनों तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू। बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों के जुटने पर रोक। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रायबरेली दौरा है। रायबरेली को मिलेगी 879 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। 346 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 60 आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देंगे मुख्यमंत्री और साथ ही सपेरा समुदाय समेत अन्य परिवारों को आवासीय पट्टा। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित है, जहां भाव समर्पण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को सम्मानित करेंगे और साथ ही शहीदों के परिवारों को भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रायबरेली दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 879 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे रायबरेली को। 346 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे रायबरेली, बछरावा और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को 879 करोड़ रुपए से अधिक की 346 विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री सपेरा समुदाय और इसके साथ ही अन्य आवास विहीन 60 परिवारों को आवासीय पट्टे का आवंटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के मौके पर समर्पण समारोह में शामिल होंगे। और ऐसे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली, बछरावा, हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 879 करोड़ रुपए से अधिक की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री यहां 624 करोड़ रुपए की 185 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 277 करोड़ रुपए की 162 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो सपेरा समुदाय और इसके साथ ही अन्य आवास विहीन 60 परिवारों को आवासीय पट्टे का आवंटन करेंगे। मुख्यमंत्री यहां सपेरा समुदाय व अन्य आवास विहीन 60 से अधिक परिवारों को आवासीय पट्टे का आवंटन भी करेंगे और यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र व चाबी प्रदान करेंगे। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। रमन, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली आएंगे, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जनपदों के दौरे करें और वहां पर जाकर कुछ ना कुछ सौगात देते हैं। तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे और रायबरेली की जनता को 879 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
60 आवास विहीन परिवारों को आवास पट्टा भी देंगे। ये जो परिवार आते हैं ये सपेरा समुदाय से और अन्य जो बंजारा समुदाय है जो जगह जगह भटकता है, उसका आवास नहीं है, कहीं भी रहने का अपना आशियाना नहीं है, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास देने का काम करेंगे। वहीं पर राणा बेनी माधव वक्फ सिंह की 222वीं जयंती पर भी कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भाव समर्पण समारोह होगा इसी में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को भी इसी कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। शहीदों के परिवार को भी सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का पहुंचना ही तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है और वहाँ के जो पुलिस कप्तान है, वहाँ के जो सभी सीओ हैं, एडिशनल हैं, थाना इंचार्ज हैं, सभी लोगों की जो आईजी डीआईजी सभी लोग मिलकर रूपरेखा जो होती है सुरक्षा की पहले ही बन जाती है। सुरक्षा चाक चौबंद है, तो रूट डायवर्जन भी समय समय पर किया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। मुख्यमंत्री का क्या संबोधन भी है, जनता को संबोधित भी करेंगे? तो मुख्यमंत्री आपको बता दें राणा बेनी माधव वक्फ सिंह के बारे में वहाँ पर बता सकते हैं किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और जब वो बिगुल फूका गया था उसके बाद में जिस तरीके से आजादी की मांग उठी और फिर काफी दिनों बाद देश 1947 में आजाद हुआ, इसको लेकर वो जिक्र करेंगे। और शहीदों के जो परिवार हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो परिवार, उनके लोगों से जब मिलेंगे तो उनके बारे में भी जिक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने परिवार वालों ने देश को आजाद कराया। आज भी वो लोग अपनी कुर्बानी दे रहे हैं देश के लिए, तो ऐसे लोगों को संबोधित कर सकते हैं। साथ में विकास योजनाओं को लेकर और जो भी ऐसे विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमला बोल सकते हैं कि रायबरेली में सोनिया गांधी सांसद अभी हाल फिलहाल में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ था, उस पर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज रायबरेली आएंगे। ऐसे में 2027 में देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है? राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं, इतने दिनों तक सोनिया गांधी सांसद रही हैं और राहुल गांधी क्योंकि इस समय युवाओं को लेकर जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए। और आपको बता दें कि रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का एक गढ़ एक जमाने में रायबरेली रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फॉलोइंग है, अगर वो वहाँ पर जाके अपील करते हैं तो जो वहाँ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर धन गबन केस में 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ी है। जो आरोपियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशी हुई थी और ऐसे में एंटी करप्शन कोर्ट ने बढ़ाई सभी आरोपियों की रिमांड। एसआईटी कर रही है। राम मंदिर धन गबन मामले की जांच 5 सितंबर को होगी। मामले की अगली पेशी। अयोध्या धन गबन केस में जांच लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपियों की रिमांड बढ़ी है, ये बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। और राम मंदिर धन गबन मामले में 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ी है। आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। और देखिए ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। राम मंदिर धन गबन केस की एसआईटी जांच लगातार जारी है। 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ गई है। राम मंदिर धन गबन केस में ये बड़ा झटका लगा है, जहां एसआईटी लगातार जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर धन गबन केस में 8 आरोपियों की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। मामले की अगली पेशी अयोध्या से ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां मामले की अगली पेशी जो है वो 5 सितंबर को होगी। और इस पूरे मामले में लगातार जांच जारी है। एसआईटी जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर दान चढ़ावा गबन मामले में अदालत ने सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। और ऐसे में 5 सितंबर को देखिए अगली सुनवाई होगी। एसआईटी लगातार अपने
जांच बरकरार रखी हुई है। और रमन, वापस से आपका रुख करूंगी। देखिए, 8 आरोपियों की रिमांड बढ़ गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें, राम मंदिर धन केस मामले में जो 8 आरोपी जेल गए थे, उनसे पूछताछ की हुई थी, उनकी रिमांड बढ़ गई है। आरोपियों की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी और एंटी करप्शन कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड बढ़ाई है। ऐसा अब जो दूसरी एसआईटी टीम गठित हो गई, वो जांच कर रहे हैं। जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की इन लोगों को राहत मिलने वाली है। 5 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी, तब तक रिमांड बना रहेगा। अयोध्या धन गबन केस का मामला अभी भी जारी है। ये 8 लोग मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए थे, चंदा व्यवस्था से जुड़े हुए थे। इन लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिन लोगों ने चोरी करवाई थी, जिसमें कई नाम ऐसे थे जो उस समय के जो पदाधिकारी थे, उनके करीबी थे। और आपको बता दें कि अब एसआईटी की दूसरी जांच कर रही है। अब एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। देखिए, 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी और साथ ही जांच में अब तक चढ़ावे की कितनी रकम के गबन या हेराफेरी की बात सामने आ चुकी है? अब गबन अभी एक मुफ्त रकम नहीं, अभी कोई ऐसी राशि आई है कि इतना हो गया है, लेकिन माना जा रहा है 8 से 10 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया धीरे धीरे निकाला गया है लाखों में करके। और इन लोग से तो लगातार पूछताछ की गई। इनसे पूछताछ के रेफरेंस पे दूसरों से भी पूछताछ की गई कि घरों पे तलाशी ली गई। कई जगह पर 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख रुपया भी बरामद हुआ, आभूषण भी बरामद हुआ। लेकिन अभी तक क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में दूसरी एसआईटी गठित करने की निर्देश दिया गया, यानी बात अभी स्पष्ट है कि अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे में इन लोगों की अभी भूमिका बहुत बड़ी अभी इस मामले में है, तो इनको अभी रिमांड पे रखा जा रहा है। और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोर्ट भी इन लोगों को जमानत नहीं देने वाला है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जांच कहां तक पहुंची और साथ ही आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के पीछे अदालत के सामने जांच एजेंसी ने क्या बड़ी वजह रखी है? ये बात अभी सामने निकल कर नहीं आई है क्या एंटी करप्शन टीम ने क्या तो वहां पर क्लॉज रखे थे जिस पर कि कोर्ट ने इन लोगों की नहीं सुनी। लेकिन आपको बता दें कि लग यही रहा है कि अभी जांच जो जिस तरीके से चल रही है, प्रोसीजर है उसका, तब तक कोर्ट इन लोगों को कोई भी राहत देने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस मिला है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप, एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विवाद, गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाने का भी ये बड़ा आरोप है। 28 अगस्त तक राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विवाद, जहां गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाने का ये बड़ा आरोप सामने आया है। 20 अगस्त तक राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस मिला है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ ही लोकसभा में अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को नोटिस मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में विवादित बयान के बाद से अनुराग ठाकुर ने शिकायत की थी, जिसके बाद राहुल गांधी को नोटिस मिला है। और अब 28 अगस्त तक राहुल गांधी को इसका जवाब देना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की शिकायत पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। 28 अगस्त 2026 तक जवाब मांगा है। और ये कार्रवाई एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल और गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में हुई है। और अब राहुल गांधी को 28 अगस्त तक का समय दिया गया है। 28 अगस्त तक राहुल गांधी इसका जवाब देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बीजेपी सांसद
अनुराग ठाकुर की शिकायत पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। जेपीएससी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मंथन, परीक्षा रद्द होगी या नहीं, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जेपीएससी धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई आज है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा रद्द होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपीएससी धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट की आज अहम सुनवाई होनी है। सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रांची में जेपीएससी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जेपीएससी परीक्षा धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो लगातार रांची में छात्रों के आंदोलन के बाद से तो जेपीएससी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मंथन। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, जिस पर जेपीएससी धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई आज होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सभी की नजरें इस सुनवाई पर टिकी हुई है। तो उच्चतम न्यायालय झारखंड लोक सेवा आयोग की झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 से जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई होगी और याचिका में परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने का आदेश देने का यह अनुरोध किया गया है। वही जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत ने याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बगची के और जस्टिस वी मोहना की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है और ये जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगढ़ की ओर से अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत ने दायर की है। और देखिए, याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2025 के निष्पक्षता, पारदर्शिता और अति विश्वसनीयता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अदालत की तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। और आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी परीक्षा को लेकर रद्द होगी या नहीं, और इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उच्चतम न्यायालय झारखंड लोक सेवा आयोग की झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा और याचिका में परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उच्चतम न्यायालय झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 से जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई होगा। याचिका में परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। और एक और बड़ी खबर, जो नोएडा में 13 दिन तक धारा 163 लागू, गौतम बुद्ध नगर में भीड़ जुटाने पर रोक, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक रहेगा। त्योहारों और नीट पीजी को लेकर सख्ती, नोएडा में जुलूस प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी है। तो 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है, धारा 163 लागू किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नोएडा में 13 दिन तक धारा 163 लागू रहेगा। गौतम बुद्ध नगर में भीड़ जुटाने पर रोक है और इसके साथ ही 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई है और किसी भी जुलूस या प्रदर्शनी के लिए पहले अनुमति लेना जरूरी है। त्योहारों और नीट पीजी को लेकर सख्ती बरती गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धारा 163 लागू की गई है। तो नोएडा से ये बड़ी जानकारी, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी पूरे गौतम बुद्ध नगर में 13 दिन तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है और ये 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
और यूपी में 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिला है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर। योगी सरकार ने किए 17 आईएएस अफसरों के तबादले। 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कई मंडलों विभागों में बदलाव हुआ है। यूपी में आईएएस तबादलों की बड़ी सूची जारी की गई है। कई बड़े पद बदले गए हैं। यूपी में ये बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सफल 17 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। बड़े स्तर पर तबादला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये अधिकारी नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 17 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, तबादला हुआ है और साथ ही साथ कई मंडलों विभागों में ये बड़ा बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ बड़ा ब्यूरोक्रेटिक शफल। तो उत्तर प्रदेश में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की लिस्ट जारी हो गई है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और इस नए आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया है, जिससे मंडल आयुक्त, ग्रामीण विकास, जल निगम और आयुष मिशन जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट विभाग शामिल है। और इस बीच वो तमाम नाम जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और झांसी के नवागत एसएसपी विकास कुमार ने देर रात कार्यभार संभाल लिया है। पुलिस लाइन पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों से जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम जन की शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, ये नई जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भी बात कही जा रही है, जहां तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और ऐसे में नए कार्यभार संभालने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। तो आपको बता दें, झांसी के नवागत एसएसपी विकास कुमार ने देर रात कार्यभार संभाला। नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। पुलिस लाइन पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और एसएसपी ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। और चलिए आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं। फतेहपुर से खबर है, जहां फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। वही घटना हथगांव थाना क्षेत्र के लडलेपुर मोड़ के पास की बताई जा रही है। और अमरोहा के गजवाड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेलते खेलते 2 साल का मासूम खुले पानी के टैंक में गिर गया। हादसे में मासूम की डूबकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि टैंक लंबे समय से खुला पड़ा था और ढक्कन के लगाने की मांग के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया व स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। कहाँ रहते हैं आप? सुल्तान नगर बच्चों। ये जो बच्चे के साथ हादसा हुआ, कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ, ये घर के सामने ही गटर है लेटरिन का, उसमें पानी भर के छोड़ दिया गया। अच्छा, ठीक है, कुछ बारिश का पानी ये खुला पड़ा था गटर? ये खुला पड़ा था, काफी दिन से 6 महीने हो गए। हम कहते हुए आ रहे हैं कि इसको बंद करा दो, बंद करा दो, नहीं करा पाए। बच्चे की कितनी उम्र होगी? बच्चे की लगभग 2 साल। अच्छा, 2 साल। तो ये आपका पहला बच्चा था? ये बड़ा बच्चा था। 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक छोटा बच्चा है। फिरोजाबाद में सावन के पवित्र महीने में भक्ति और सेवा की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। आगरा के एक गांव के 7 नाती पोते अपनी दादा दादी को पालकी रूपी कावड़ में बिठाकर लहरा घाट से जल लेकर पैदल कावड़ यात्रा पर निकले। दादा दादी को कंधे पर उठाकर निकले इन युवाओं को देखकर लोग भावुक हो गए। रजौली चौराहे पर पुलिस ने कावड़ियों का भव्य स्वागत किया। वहीं इस अनोखी यात्रा को देखकर एसपी सिटी भी भाव विभोर नजर आए और युवाओं की पितृभक्ति की जमकर सराहना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।